हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन में आज हम लोग बात करेंगे गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गैलीलियो के गति के समीकरण की, और वहाँ से देखेंगे किस किस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो गुलशन, प्रमोद, गायत्री, सबिता, अनूप, जीतू, राधा, नाज, पीयूष, कोमल, अनुज, विकास, शिवराज, अर्जुन, शदाम, शिवांगी, चंदन, शनि, फजल, नेहा, फरदौश, सिनू, रानी, रूही, मुकेश, रजवी। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और लास्ट में हम लोग कुछ सवाल भी डिस्कस करेंगे। अराउंड 5 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे ग्राफ, तो ग्राफ से और क्या क्या ग्राफ बन सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे स्पीड और टाइम का ग्राफ। 2 ग्राफ हम लोगों ने देखा था, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर चाल समय ग्राफ हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने 2 ग्राफ देखा था। एक तो देखा था कि जब वस्तु रेस्ट में है, उसमें देखा था कि जो स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा, एक तरफ इधर स्पीड यानी चाल है और इधर समय है। इसका ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि ये जो है टाइम एक्सिस पर क्या करेगा, ये जो टाइम अक्ष है इसी पर ओवरलैप करेगा वो ग्राफ, है ना। ये देखा था जब स्पीड आपका क्या है, जब वस्तु किस में है, रेस्ट में है। वस्तु जब किस में है, विराम में है, ये देखा था हम लोगों ने। और दूसरा देखा था कि जब वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यानी कि उसका अगर चाल नियत है, तो चाल और समय का ग्राफ हम लोगों ने देखा था कि वो समय अक्ष के क्या हो रहा था, समय अक्ष के ऐसे समानांतर हो रहा था, ठीक है। ये 2 ग्राफ हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। अब तीसरा कंडीशन अभी हम लोग देखेंगे, थर्ड कंडीशन, जब वस्तु किसमें है, जब वस्तु पॉजिटिव एक समान त्वरण में है, पॉजिटिव एक समान त्वरण में है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस समय स्पीड और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा समझो। अब पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये स्पीड है, ये मतलब इधर चाल है, और इधर क्या है आपका समय है। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ध्यान से समझिएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण का मतलब क्या, कि स्पीड में हर समय इक्वल चेंज हो रहा है। स्पीड में हर समय क्या हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में आपका क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। कि हर टाइम पर, हर सेकंड पर स्पीड में क्या हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है, ठीक। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ पॉजिटिव स्लोप, बोलेंगे इसको, धनात्मक स्लोप के साथ ये आपका क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जब आपका एक समान त्वरण होगा तब। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चौथा कंडीशन जो है, चौथा कंडीशन जब मान लीजिए नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, समय के साथ आपका स्पीड बढ़ रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है ना कि समय के साथ स्पीड जो है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसलिए यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। अब चौथा जो कंडीशन है इसमें, फोर्थ कंडीशन हम लोग देखेंगे। फोर्थ कंडीशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, औसत वेग की बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूं, देखो
आप ये समझो, पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हाँ, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब वस्तु देखो विराम में है, विराम में है, अगर रेस्ट में है तो उसका स्पीड क्या होगा? जीरो होगा, होगा ना। मान लीजिए आप स्थिर एक जगह, तो आपका स्पीड कुछ होगा? नहीं होगा, जीरो होगा। यानी कि हर समय पर आपका स्पीड जीरो है। तो यानी कि स्पीड जो है वो उसका जो क्या होगा, वो टाइम एक्सिस पर क्या करेगा? ऐसे लाई करेगा, उसका ग्राफ टाइम एक्सिस पर ऐसे लाई करेगा। अब मान लीजिए कि आपका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड आपका क्या है? कांस्टेंट, यानी आपकी चाल नियत है, आप एक ही चाल से क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है, और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे हैं। यानी कि हर सेकंड पर आपका स्पीड, मान लीजिए हर टाइम पर आपका स्पीड क्या है? जो था वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी कि यहां पर जो ग्राफ आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो समय अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ठीक। और तीसरा, जब आपका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, यानी कि त्वरण आपका क्या है? एक समान। और एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? कि आपकी स्पीड में इक्वल चेंज हो रहा है हर सेकंड में। मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, समझिएगा। मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या है? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी कि हर सेकंड में आपके स्पीड में कितना चेंज हो रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड का चेंज हो रहा है हर सेकंड में। यानी जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा बनेगा? वो आपका कैसा बनेगा? वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन धनात्मक स्लोप के साथ बनेगा। ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। चौथा कॉन्सेप्ट है, जब वस्तु ऋणात्मक एक समान त्वरण में है, ऋणात्मक एक समान त्वरण में है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? जब वस्तु किसमें है? जब वस्तु मंदन में है, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? मंदन में है, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण का मतलब ही क्या है? मंदन हो रहा है ना, रिटार्डेशन हो रहा है। इसी को हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यू कैन से और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यहां पर देखो ग्राफ कैसा बनेगा आपका। इस कंडीशन में समय के साथ आपका जो चाल है, चाल में क्या होगा? बढ़ेगा कि चाल घटेगा? बताओ। अब यहां पर मंदन हो रहा है, यानी कि आपने ब्रेक अप्लाई किया है। ब्रेक अप्लाई किया है तो स्पीड घटेगा या स्पीड बढ़ेगा? आप ये बताइए। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मंदन है, तो यहां पर स्पीड आपका घटेगा या स्पीड बढ़ेगा? घटेगा ना स्पीड। स्पीड घटेगा तो यहां पर ये बताओ ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा? इस तरह का ग्राफ बनेगा जी। ऐसा बनाएंगे तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं? कि बढ़ रहा है ये स्पीड। लेकिन यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा ये किस तरह का बनेगा? ध्यान से समझिएगा। यहां पर स्पीड क्या हो रहा है? समय के साथ घट रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन क्या होगा? इसे बोलेंगे स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये कैसा? ऋणात्मक स्लोप के साथ बनेगा, ऋणात्मक स्लोप के साथ बनेगा, विथ नेगेटिव स्लोप। क्योंकि यहां पर हर सेकंड में क्या हो रहा है? हर सेकंड में देखिए स्पीड जो हो रहा है, हर सेकंड में स्पीड में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरह का ग्राफ बनता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन लास्ट में हम लोग देखते हैं सर, है ना। क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, चिंता मत करिए। मैं तीनों फिर से दोबारा से बता दे रहा हूं। देखो, रेस्ट है, रेस्ट में टाइम एक्सिस पर ऐसे लाई करेगा। विराम में है तो एक समान, अगर मतलब मान लीजिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये टाइम एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल बनेगा। अगर स्पीड बढ़ रहा है तो यहां पर धनात्मक ढलान के साथ, यहां पर धनात्मक ढलान यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ ये जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और चौथा, जब आपका स्पीड घटेगा यानी कि नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यहां पर ढलान जो है आपका ऐसे ढलान होगा,
नीचे की ओर आएगा ढलान, जिसे कहते हैं ऋणात्मक ढलान के साथ इस तरह का ग्राफ बनेगा। बस आपको इसको याद रखना है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप लास्ट में हमसे पूछ लीजिएगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया है फिर भी आप हमसे लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए कई बार स्पीड रहता है, कई बार वेलोसिटी रहता है ना। आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो या स्पीड टाइम का ग्राफ हो, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन याद रखिएगा, कई बच्चे बोल रहे थे सर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, औसत वेग क्या होता है। औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। एवरेज वेलोसिटी को निकालने का क्या सूत्र है, ध्यान से समझेंगे। अगर पिंड या वस्तु एक समान त्वरण में है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर वस्तु एक समान त्वरण में है तो इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन क्या होगा, देन याद रखिएगा एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है, औसत वेग बराबर क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2 होता है। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होता है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2, जहां पर u क्या है, u आप लोगों को पता है प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी हम लोग बात करेंगे। यहां से v क्या है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है यानी कि v क्या है, आपका अंतिम वेग है, v क्या है, आपका अंतिम वेग है। यानी कि अगर वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा, एक समान त्वरण में होगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन हर समय जो उसकी स्पीड है उसमें इक्वल चेंज हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आपका क्या है, वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, एक समान त्वरण में है, तो उसके लिए जो औसत वेग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 2 होता है। यहां पर टाइम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस जगह पर। उसका फॉर्मूला क्या होता है औसत वेग को निकालने का, u प्लस वी अपॉन 2, जहां पर u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। लेकिन ये कंडीशन, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब वस्तु का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी जब वस्तु का त्वरण क्या है, नियत है, यानी कि उसके स्पीड में, उसके वेलोसिटी में हर सेकंड इक्वल चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म अगर नहीं होगा तो उसके लिए अलग कंडीशन है, उसमें हम अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। बात समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, किस तरह का सवाल बनता है उसे हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट करो और यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आएंगे गैलीलियोस इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लिया यहां तक सभी ने, किसी को कोई दिक्कत। और आज हम लोग न्यूमेरिकल, बहुत सारा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला है साहब, यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला है ये, और ये फॉर्मूला याद रखना जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तभी लागू होता है, अन्यथा नहीं लागू होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पिंड या एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर एक समान त्वरण से चल रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण से गति कर रही है, मोशन कर रही है, और अगर इसकी वेलोसिटी यानी अगर इसका वेग
5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यह आपको बताना है। वी एवरेज आपको निकालना है, औसत वेग क्या होता है आपको बताना है। बताइए क्या होगा। कह रहा है अगर कोई पिंड है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यानी एक समान त्वरण से चल रहा है और उसका 5 सेकंड में जो इसका स्पीड है ना, 5 सेकंड में इसका जो वेग है वो कितना हो जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो औसत वेग क्या होगा? आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, u कितना दिया है, प्रारंभिक वेग कितना है, देखो 10 मीटर प्रति सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी कितना, अंतिम वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और क्या रहा है, दिया है क्वेश्चन में कि जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, u कितना है देखो 10, v कितना है देखो 20, बटे 2 कर दो, 30 बटे 2 कर दो, कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, ये कंडीशन पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकी भर का क्वेश्चन है ना। अगर आपको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए औसत वेग कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। वही अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आपके दिमाग में चलता रहेगा क्या क्या दे दिया है, समय दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है, प्रारंभिक वेग दे दिया है, अंतिम वेग कैसे निकालें आखिर। लेकिन ये सब जो दिया है ये सब बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है कि आप इसमें फंसो। टाइम का यहां पर कोई यूज नहीं है, एक्सेलरेशन का यहां पर कोई यूज नहीं है, ये बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है कि आप सोचिए ये एक्सेलरेशन काहे दे दिया भाई, ये टाइम काहे दे दिया भाई। बात समझ में आई। लेकिन आपको काम का चीज यहां पर क्या है, बस ये और कुछ नहीं है यहां पर काम का चीज। क्वेश्चन समझ में आया? अरे हाँ नहीं बताओ। फर्स्ट लाइन यहां पर लिखा, अगर कोई पिंड 2 मीटर प्रति सेकंड के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको यह दे दिया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, ठीक, आ गया समझ में। चलो अब देखो, और बहुत सारा अभी न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल सब झूठो, तुम लोग सोचते हो कि मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं होता है, समझ में आता है ना। अगर चीजें समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल आसान है, ठीक। अब देखिए अगला है गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन, गैलीलियो ने गति का 3 समीकरण दिया। कौन कौन सा समीकरण दिया देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही याद रखिएगा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक समान त्वरण के लिए अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण में चल रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो उसके लिए गैलीलियो ने 3 इक्वेशन दिया। 3 इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गैलीलियो के गति के समीकरण, गैलीलियो के गति के समीकरण यानी गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे इसे। गैलीलियोज इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गैलीलियो का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये वैलिड है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। और ये कौन कौन सा इक्वेशन है, एस पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा बात करेंगे अभी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये सब तीसरा इक्वेशन सब एक के है, सब एक के है।
पहला इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक के बात है, यह भी पहला इक्वेशन है, वही चीज है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यह पहला समीकरण है। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। एक के बात है। अब आप कहेंगे सर यहां पर v u a t ये सब क्या है, s क्या है, तो लिख देते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये सब लिख लीजिएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग है। अभी बहुत न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और एक एक न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग। a क्या है, a है आपका एक्सेलरेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण। यहां पर t क्या है, तो t के बारे में लिख लीजिएगा। t क्या है, टाइम यानी समय। और s क्या है, s है याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। s क्या है आपका, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला सवाल यहां से आपसे बनेगा, इसमें से कौन सा गैलीलियो की गति का समीकरण है। दूसरा सवाल बनेगा कि इसमें से कौन सा गैलीलियो की गति का समीकरण नहीं है। ठीक है, अभी अंकित आते हैं, उस पर भी आएंगे। एवरेज वेलोसिटी में रिटार्डेशन होता है नहीं होता है सब बताएंगे। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, बिल्कुल हो सकता है। अरे रिटार्डेशन का मतलब आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो, मंदन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही है, लेकिन वो किसमें है, ऋणात्मक त्वरण है। बात समझ में आई। रिटार्डेशन और जो आपका एक्सेलरेशन है दोनों क्या एक दूसरे का ऑपोजिट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव रिटार्डेशन, बात सेम। नेगेटिव एक्सेलरेशन या पॉजिटिव रिटार्डेशन, बात सेम। अरे बात समझ में आया, हाँ या नहीं बताओ। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक क्या चीज है, दोनों एक दूसरे का बस क्या अपोजिट है। जब स्पीड बढ़ेगा आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, रिटार्डेशन नेगेटिव है। स्पीड घटेगा तो कहेंगे रिटार्डेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आ गया समझ में। ये फॉर्मूला पूरा लिखिए आप लोग। अब इससे देखिए सवाल कैसे कैसे बनता है। ये तीन फॉर्मूला अगर पता है ना, इस तीनों सवाल से, इन तीनों फॉर्मूले से आप कोई भी न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे गति का नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग गति के नियम की बात करेंगे। पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग एक। पहले आप इतना लिखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे, चिंता मत करिए। अभी बहुत क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी 4-5 न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। चला आगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं वो निकालते हैं कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। सॉरी, कुल तय किया गया, कुल विस्थापन बटे कुल समय, उससे निकालते हैं फॉर्मूले से। कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसके लिए। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। एक का मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है बाबू, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, है ना। एक क्वेश्चन करवाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। एक एक न्यूमेरिकल आप लोग खुद करोगे। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से यानी रेस्ट से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। एक वस्तु विराम से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है।
के एक समान त्वरण से चल रही है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो वस्तु को या पिंड को 90 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो वस्तु को 90 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। इंग्लिश में भी बोल देते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration of 20 meter per second square, with a uniform acceleration of 20 meter per second square, then what is time required by object, then what is time required by object to cover a distance of 90 meter, to cover a distance of 90 meter। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ध्यान से समझो। क्वेश्चन में दिया है u, सर u कहां दिया है? u दिया है कि वस्तु विराम में है, और विराम में यानी मान लो आपकी रेस्ट में हो, रेस्ट में हो तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वस्तु का जो विराम में है तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर प्रति सेकंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है सर? एक्सेलरेशन दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहा है कितना दूरी तय करने में, 90 मीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखो आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है। अब यहां पर देखो u दिया है, a दिया है, s दिया है, हमको निकालना है t दिया है, t निकालना है हमको। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें कि निकल जाएगा? s u और t, a दिया हुआ है, हमको t निकालना। तो बताओ ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, निकल जाएगा? निकालो दूसरा वाला फॉर्मूला से। s इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू सिर्फ पुट करना है आपको। S कितना है सर, 90 प्लस U कितना है, 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस आधा, हाफ इंटू a कितना दिया है, 20 इंटू टी का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना जी। 90 बराबर कितना हो गया, हाफ इंटू 20 गुने टी का स्क्वायर। ये 0 कट गया, ये 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, टी स्क्वायर बराबर कितना बचा, 9। तो t बराबर कितना हो जाएगा जी, कितना आ जाएगा t बराबर? जिसका 3 सेकंड आ रहा है मतलब तुम लोगों का सही उत्तर। ऐसा है न्यूमेरिकल बनेगा क्वेश्चन पेपर में। सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछो, हम फिर से समझाएंगे, लेकिन समझना है सबको। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो जिसको भी समझ में आया फिर से एक बार समझाते हैं, समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, विराम में है, और वो चलना शुरू किया। किस एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, एक समान त्वरण से चल रहा है। और कह रहा है कि इसको 90 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 90 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि यूनिफॉर्म जो मतलब आपका उसका जो इनिशियल वेलोसिटी यानी जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0 है, क्योंकि वस्तु विराम में। तो यू क्या ले लिया हम लोग, 0 ले लिए, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है। और तीसरा क्या दिया है, कितना दूरी है, दूरी बता रहा है कि 90 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम आपसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। अब यहां पर देखिए आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहां पर। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, हमको क्या निकालना है। अब देखो 3 चीज दिया है, चौथा चीज हमको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूले में कहां पर देखिए एस है, U है, T है, A है। इसमें देखिए आपका S भी है, U भी है, T भी है, A भी है। हमको A का मान पता है, U का मान पता है, S का मान पता है, T हमको निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये क्या होगा, हमें T निकल जाएगा। हमने इस फॉर्मूले को लिया और सबका वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल। S का वैल्यू पुट कर दिया 90 बराबर U कितना है, 0 है, तो 0 गुना T कर दिया।
प्लस हाफ, ए का मान कितना है 20, गुने 20 कर दिया इंटू टी स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये 0 गुना टी तो क्या 0 हो जाएगा ये वाला, तो ये तो पूरा 0 हो गया, हटा देंगे इसको। 90 बराबर क्या होगा, हाफ गुना 20 गुने टी का स्क्वायर। अब यहां पर देखो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा, यानी टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9 आ गया हमारा। तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकंड आ गया बात समझ में? अरे हाँ या नहीं बताओ, अभी नहीं समझ में आया है? अभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता मत करिए, जो क्वेश्चन कहेंगे वो क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो एकदम, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करिए, अभी 3-4 न्यूमेरिकल, हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन करेंगे अभी। यहां तक हो गया, सबको समझ में आ गया? आगे चला हम लोग, चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लो, पूरा मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, देखो एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करो, एक ट्रेन 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति सेकंड से 72 किलोमीटर प्रति आवर से 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग को प्राप्त करता है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, इंग्लिश में भी बोल देते हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ए ट्रेन एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। अ ट्रेन acquires a velocity of 18 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. Then what is distance covered by train? Then what is distance covered by train? 3 आंसर कैसा है विष्णु? 9 का रूट कितना होता है? 9 का अगर रूट निकालोगे कितना होगा बताओ? 9 का वर्गमूल 3 होता है ना जी, तो टी स्क्वायर बराबर 9 है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3 ही होता है ना जी। गणित ये तो बिल्कुल बेसिक सा गणित है, इस क्वेश्चन को करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को कर लिया समझो कि उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी और न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, न्यूमेरिकल अभी बहुत सारा कराएंगे, चिंता मत करिए। यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहां पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, और आपको उत्तर जो निकालना है मीटर में निकालना है। अरे बहुत बढ़िया, देखिए कितने होशियार सब बच्चे हैं, बिल्कुल सही उत्तर ला रहे हैं। बताइए, आप लोग बेवजह कहते हैं कि परेशानी है न्यूमेरिकल में, सबका देखो सही सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी न्यूमेरिकल को पूरा देखो रगड़ के रख देंगे पूरा इस क्लास में, ऐसे कैसे नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। सबका सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे आपसे भी होगा प्रियांशु, कोशिश करिए, कहता है ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करिए जरूर होगा। नहीं होगा अभी हम कराएंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन कराएंगे, चौथा कराएंगे, सब होगा। एक बार में समझ में नहीं आता है 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आता है 3 बार में देखो, और फिर भी समझना आता हमसे पूछो, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपका देखो समय दिया है कितना, 10 सेकंड दिया है, ठीक, टी दिया है 10 सेकंड। यू कितना दिया है
u 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। आपको बताए थे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, कैसे निकालेंगे? 18 इंटू 5/18, 18 काट दो, कितना आ गया? 5 आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया ना। अब देखो दूसरा v कितना है? v आपका दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 72 गुने 5/18, 18 से 4 बार में काट दो, कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी हमको t भी मिल गया, u भी मिल गया और v भी मिल गया। अब हमको निकालना क्या है? s निकालना है। तो यहां पर हमें एक्सेलरेशन अभी पता नहीं है, s निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है क्या? एक तो यह s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, दूसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले, यही दो फॉर्मूला है ना हमको s निकालने का। अगर हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो मतलब हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन अगर हमको पता चल गया, v तो पता है, u भी पता है, लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो हमको उत्तर मिल जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है ना जी पता तुम लोगों को, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 20, u कितना है? 5, समय कितना है? 10, कितना आ गया? 15/10, कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आप चाहे ये फॉर्मूले से निकाल लो, ये फॉर्मूले से निकाल लो, दोनों से निकालिएगा, एक के उत्तर आएगा आपका। निकाल के देखिए, हम अभी आपको दोनों फॉर्मूले से निकाल के दिखा देंगे। देखिए पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यही फॉर्मूला है। v कितना है बताओ? 20 गुने 20, u कितना है? 10 गुने 10, सॉरी u कितना है? 5 गुने 5 बटे 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 1.5, 400 माइनस 25 बटे 1.5 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। यह कितना आ गया? 375 बटे 3, कितना आ गया? 125 मीटर। ठीक, 19 कहां दिए हैं क्वेश्चन में जी? क्वेश्चन में 10 दिए हैं ना, 19 कहां दिए हैं? ये 18 है ना, लिखा हुआ दिख रहा होगा तुमको, 18 है। अब दूसरे फॉर्मूले से भी देखो निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है ना हमारे पास क्या? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है? 0 गुने t कितना है? 10 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 1.5 गुने t कितना है बताओ? 10 गुने 10, यही है ना, सॉरी u 0 नहीं है, u तो यहां पर दिया है ना जी। u कितना है? 5 गुने 10, यानी 50 प्लस हाफ इंटू 1.5, इसको ऐसे 0 आ जाएगा, ये काट दो, ये 2 से 5 बार में काट दो, 15 25 75 हो जाएगा, यानी 50 प्लस क्या हो गया? 75, कितना हो गया? 125 मीटर। दोनों फॉर्मूले से निकलेगा। हाँ, u 18 दिया है, और कहेंगे सर 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो पिछली क्लास में आपको बताया था, पिछली क्लास में क्या बताया था आपको कि जब भी किलोमीटर प्रति आवर में रहता है तो उसे क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? मेघाली। पहला क्लास जाकर के देखो, पहली क्लास में बताया था गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व का नियम दिया, और गैलीलियो ने सबसे पहला थर्मामीटर भी बनाया था। सबसे पहला थर्मामीटर कौन बनाया था? गैलीलियो ने, याद रखिएगा। ठीक है, अरे 5/18 विवेकानंद जी पिछली क्लास में बताया था, जब भी कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलो एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार बता देते हैं जिसको समझ में। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में आपका टाइम दिया है 10 सेकंड दिया है, प्रारंभिक वेग दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है ना किलोमीटर पर घंटा को, तो उसके लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं, तो गुना कर दिया 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आपका अंतिम वेग दिया 72 किलोमीटर v, तो उसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया? 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब हमको निकालना क्या है? s निकालना है। देखिए विस्थापन यानी कि दूरी या विस्थापन निकालना है हमको। t दिया है, u दिया है, v दिया है।
हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एस। एस को निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला, या तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, या फिर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यानी कि इस दोनों फॉर्मूले से अगर हमें एस निकालना है तो उसके लिए हमें ए चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, हमको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी से निकालेंगे। हमारे पास v भी पता है, u भी पता है। v कितना है 20, u कितना है 5/10 कर दिया, समय भी पता है तो 15/10 यानी कितना आ गया एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में इसका वैल्यू पुट कर दिए, जो जो चीज है कर दीजिए पुट। पहले फॉर्मूले में पुट किया तो भी हमारा 125 आया, दूसरे फॉर्मूले में पुट किया तब भी हमारा 125 आया। आ गया समझ में? जितना क्लास में लगा रहे हैं ना इतना ही सिर्फ लगाइए। अभी अगला न्यूमेरिकल अब करते हैं हम लोग, ठीक है? अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन करो और भी देखो क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि एक ट्रेन रेस्ट यानी विराम से चलना शुरू करता है अगर ट्रेन 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो 10 सेकंड के बाद इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट या एस क्या होगा। कहीं पर आपको डिस्टेंस दे दिया क्वेश्चन में, कहीं पर विस्थापन दे देगा, आपको वो सब नहीं देखना, आपको सिंपल देखना है एस निकालना है हमको, ठीक है? आपको सिंपल देखना है क्या, एस निकालना है हमको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया आपको, सिर्फ से पहले ये देखिए u दिया है कितना 0 मीटर प्रति सेकंड, एक्सेलरेशन दिया है कितना 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, समय कितना दिया है आपका 10 सेकंड। एस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए? अभी और न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, आज सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे हम लोग। और आप लोग भी घर पे जितना भी न्यूमेरिकल मिले इससे रिलेटेड ढूंढ ढूंढ के करो। चला आगे, देखिए यहां पर आपको क्या निकालना है, एस इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है 0 इंटू टी कितना है जी 10 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 15, टी कितना है 10 गुने 10 कर दीजिए, 2 से कितनी बार में घटा 5 बार में, ये 0 प्लस कितना हो गया 15 पचे कितना होता है 75, 750 बराबर कितना हो गया 750 मीटर। आपका उत्तर क्या आ गया 750 मीटर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अब तुम लोग बताओ क्या मुश्किल है क्या न्यूमेरिकल, बताओ? अभी तो शुरुआत है, अभी तो ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल कराएंगे तुम लोग हैरान हो जाओगे। अच्छा क्वेश्चन को इंग्लिश में लिख लीजिए। इफ ए ट्रेन मूव्स फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration of 15 meter per second square, if a train moves from rest with a uniform acceleration of 15 meter per second square, then what is displacement of train after 10 second?
देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन आफ्टर 10 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन करिए, एक ट्रेन 2 सेकंड में 12 मीटर तथा अगले 2 सेकंड में 18 मीटर का दूरी तय करता है, तो इसका औसत चाल क्या होगा? तो इसका औसत चाल क्या होगा? करिए। Can if a train moving, if a train covers a distance of 12 meter in 2 seconds and 18 meter in next 2 seconds and 18 meter in next 2 seconds, then what is average speed of train? Then what is average speed of train? Then what is average speed of train? ये जो बोल रहा है ना सर फॉर्मूला हिंदी में लिखिए। भाई साहब फिजिक्स आपने कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? फॉर्मूला कैसे हिंदी में लिखेंगे बाबू? फॉर्मूला जैसा रहता है वैसा ही लिखेंगे ना। और यहां पर आपका उत्तर पता नहीं कैसे आ रहा है, कैसे आप लोग निकाल रहे हैं ये उत्तर? 15 कैसे आ रहा है तुम लोगों का बताओ बाबू। क्वेश्चन को तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। फिर क्वेश्चन क्या करा? औसत चाल निकालना है बाबू, एवरेज स्पीड निकालना है। औसत चाल बराबर क्या? कुल दूरी बटे कुल समय। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है सब। कुल दूरी कितना है देखो, 12 + 18। कुल समय कितना है बताओ, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 30/4 कितना हो जाएगा? 7.5। ये होगा ना जी? अरे हाँ नहीं बताओ। आया समझ में? समझ में आया? यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आज बोले थे ना खाली न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है ना, ये सब देखिए। क्वेश्चन है, एक कार का ओडोमीटर। अब ओडोमीटर क्या है आपको पता होना चाहिए। एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 2000 किलोमीटर का रीडिंग दिखाता है। यात्रा की शुरुआत में 2000 किलोमीटर का रीडिंग दिखाता है और यात्रा के बाद 2400 किलोमीटर का रीडिंग दिखाता है। समझिएगा क्वेश्चन। एक कार का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 2000 किलोमीटर का रीडिंग दिखाता है और यात्रा के बाद 2400 किलोमीटर का रीडिंग दिखाता है। अगर यात्रा में 5 घंटे का समय लगा तो कार का औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में क्या होगा? दोनों में बताना है आपको।
if odometer of a car shows a reading of 2000 kilometer in starting of traveling and a reading of 2400 kilometer after completion of traveling or after completion of travel, if 5 hour is taken, if 5 hour time is taken in traveling, then what is average speed of car in kilometer per hour and मीटर पर सेकंड। देखिए आपको यह पता होना चाहिए सर कि जो ओडोमीटर है क्या दिखाता है, तय की गई दूरी। यहां पर तय की गई दूरी कितना होगा बताइए, कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस कवर कितना होगा बताओ। 2400 था, 2400 चलने के बाद है, चलने के पहले कितना था, 2000 किलोमीटर में था, यानी कि कितना किलोमीटर चला, ये 400 किलोमीटर चला, यानी दूरी हमें पता चल गया 400 किलोमीटर। समय कितना है साहब, टाइम कितना है, 5 घंटा है। चाल बराबर क्या होता है जी, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है 400, कुल समय कितना है 5, कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, अरे हाँ या नहीं। और मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, बताओ क्या करेंगे, 80 गुना 5 बटे 18 कर दो। 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से कितनी बार में कटेगा, 40 बार में। 50 चौके कितना हो जाएगा, 200 बटे 9, जो भी आएगा इसी में दिया रहेगा आपको ऑप्शन। अब आप लोग बताइए क्या मुश्किल है, अरे हाँ या नहीं बताओ, न्यूमेरिकल मुश्किल है हाँ या नहीं। मुश्किल है न्यूमेरिकल, अभी कल और न्यूमेरिकल करवाएंगे तुम लोगों को। अभी तो न्यूमेरिकल इतना करवाएंगे ना, हो गया बस सर रहने दीजिए, अब हो गया। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लॉ ऑफ मोशन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लॉ ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के नियम। चलिए अब आज का क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन लास्ट में जो बोले थे करवाएंगे, वो 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। कल करवाएंगे न्यूमेरिकल, और करवाएंगे कल, बहुत न्यूमेरिकल करवाएंगे कल ना, 8-10 न्यूमेरिकल दे देंगे होमवर्क के लिए भी, है ना। कल 8-10 न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए भी दे देंगे, करना घर में। क्या हो जाएगा, ये लैक्टोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो, और ये बता सकता है क्या कोई, ये जो लैक्टोमीटर है किस सिद्धांत पर काम करता है, कोई बताओ, देखते हैं किसे किसे पता है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, कमेंट को नीचे। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वन लाइनर वाले में लिखिएगा इसको। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है बताओ, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है लैक्टोमीटर, ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। यहां पर क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, बताया था। न्यूटन की गति का पहला नियम, उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे विच फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी शरीर की गति, गति नहीं यहां पर एक्चुअली में होगा संवेग, संवेग होगा, गति को नहीं यहां पर संवेग करिएगा। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, बताए हैं संवेग का फॉर्मूला। और कह रहा है वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित होगी, कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, बताइए, बताइए सब लोग। अरे देखो कुछ ना है क्वेश्चन में, मोमेंटम क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, बटे कर दो वेलोसिटी। कह रहा है इसी का, ये क्या है, यानी कह रहा है संवेग और वेग का अनुपात, p और वेग का अनुपात क्या होगा, p कितना है, मास इंटू वेलोसिटी।
नीचे वेलोसिटी है वी काट दो, क्या बच गया हमारे पास? मास बचा। सही उत्तर क्या हो जाए? मास। अरे हाँ नहीं बताओ, कुछ है क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को? एक बार देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना प्रॉपर आया नहीं है पीडीएफ में, मतलब इसमें लाए तो ये लिखा है, ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं यहां पर, नहीं दिख रहा है तो। तीसरा ऑप्शन है इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और चौथा ऑप्शन है इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, त्वरण को निकालने का सही समीकरण कौन सा है। क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि त्वरण को निकालने का सही समीकरण कौन सा है। कौन सा सही समीकरण है त्वरण को निकालने का? तीसरा वाला है, सी वाला है ना जी? बताओ, यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, ये भी देखो पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। ये है यहां पर, ये 2 पाई आर लिखा हुआ, यह है 2 पाई आर, यह आपका पाई आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, इस पर आधा पथ कवर कर ले रहा है, तो विस्थापन क्या होगा? बताए हैं पूरा, ये सब बताए हैं ना? कितना होगा जी? 2r हो जाएगा ना। अगर त्रिज्या क्या है, r दिया हुआ है ना, इसमें भी तुम लोग गलती कर रहा है, हैं? आया समझ में? चलो, 5 में से कितना क्वेश्चन सही किया तुम लोग बताओ? कल भी कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। कल हमारा चलेगा लॉ ऑफ मोशन, स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, 5 में से देखो होना तो 5 चाहिए था, क्या है कि सब क्वेश्चन तुम लोगों के नोट से है, एक क्वेश्चन भी नोट से बाहर नहीं है। अगर किसी का कम हो रहा है तो क्या करो, रिवीजन करो बार बार। 5 नंबर क्लास वाला अभी हम फोन करते हैं, क्लास से निकलने के बाद फोन करते हैं 5 नंबर क्लास में क्या दिक्कत है। और कल वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कल बहुत न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और जो भी देखिए पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं, जो भी जाकर के पहले पुराना लेक्चर देखिए, तब जाकर के आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। 5वां क्वेश्चन समझा दें। अरे 5वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक सर्कल है, इस पर आप यहां से चलना शुरू किया और आधा सर्कल आप कंप्लीट कर लिए, तो पूछ रहा है कि आपका यहां से यहां के बीच विस्थापन क्या है। विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके और इसके बीच? r प्लस r, 2r हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में। ठीक है, कल भी बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल क्लास में करेंगे कल हम लोग। ठीक है, और कल 8-10 तो न्यूमेरिकल दे देंगे आपको होमवर्क के लिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन में क्या है? अरे देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है मोमेंटम और वेलोसिटी का अनुपात क्या होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। संवेग का फॉर्मूला ये होता ना, द्रव्यमान गुने वेग, और उसको वेग से करे डिवाइड करके रेशियो बताओ, तो वेग वेग कट जाएगा, क्या बचेगा? हमारा मास ही तो बचेगा ना। बोल रहा है कि इस संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान गुने वेग बटे वेग, वेग वेग काट दीजिए, क्या बचा? मास बचा, तो मास उत्तर है। ऐसा बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी आगे। ठीक है, बहुत पीछे हैं तो प्रवीण जितना देख सकते हैं देख करके एकदम टाइम पे आइए, तब मजा आएगा आपको। नहीं लेक्चर 5 अभी करवाते हैं, उसका उपाय कुछ है ना, अभी करवाते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर। हाँ जी बिल्कुल राज जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन इंग्लिश में बोल दें। अरे एक क्वेश्चन अंग्रेजी में नहीं है क्या? कौन है एक क्वेश्चन अंग्रेजी में? एक क्वेश्चन इंग्लिश में तो है ना जी। क्वेश्चन देखो कहाँ गया क्वेश्चन, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो लिखा हुआ तो है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
कल पूछ लेना KGS यूजर, अब जो भी अंग्रेजी में, क्योंकि टाइम हो गया अब क्लास का, है ना। मिलते हैं कल जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।